This is Modi. This is the new India. This new India comes into your home and kills you. अपने चुनाव प्रचार और भाषण में अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए भारत की बात करते हैं। वो कहते हैं कि नए भारत की सेना पहले की तरह सरकार के अधीन नहीं है। सेना दुश्मन को जवाब देना जानती है। मोदी की इसी बात को पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस लेकर पहुंच गया है। बात 2 मई की है। पाकिस्तान के परमानेंट एम्बेसडर मुनीर अकरम यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली को एड्रेस कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, भारत पाकिस्तान में टारगेट किलिंग कर रहा है। ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी हो रहा है। ये नया भारत खतरनाक है। अगर कोई आपका हमसाया आपसे ज़्यादा तरक्की कर चुका है, वो हमसे टेक्नोलॉजी के अंदर, अपनी इकोनॉमी के अंदर अगर हमारे से 2-3 दहाइयाँ आगे गुजर चुका है, 20-30 साल की उनकी हमारे से आगे उनकी जो है प्रोग्रेस चली गई हुई है। अगर हम 20-30 साल मेहनत भी करें, जिस तरह उनके लोग कर रहे हैं उस तरह मेहनत भी करें, फिर भी हम कहीं पे जाके उनका मुकाबला नहीं कर। यार देखिए, मेरे इंडियन दोस्त भी हैं। अच्छा, जाहिर बात है वहाँ पे उनसे मेरी डिस्कशन वगैरह होती रहती है। अगर आप पाकिस्तान को आप इंडिया के साथ कंपेयर करें ना, अच्छा। तो बहुत ज्यादा होगी। इंडिया फार अवे, क्योंकि इंग्लैंड वाज द 5th richest nation on the planet Earth. ठीक है। Now India crossed the England. They declared $7 trillion. ठीक हो गया। इंग्लैंड अब 6th हो गया और इंडिया 5th हो गया। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान का सबसे बड़ा कबूलनामा। पाकिस्तान ने माना नया भारत घर में घुसकर मारता है। This new India is a dangerous entity. पाकिस्तान के डर का दूसरा नाम नया भारत। और बड़ी खबर, नया भारत आपके घर में घुसता है और आपको मारता है। ये दुखड़ा पाकिस्तान के राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में रोया है। हाल ही में महासभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के स्थायी राजदूत मुनीर अकरम ने कहा कि नया भारत खतरनाक है। उन्होंने कहा कि भारत का ये अभियान सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है बल्कि कनाडा और अमेरिका में भी सक्रिय है। दरअसल एक प्रमुख अमेरिकी अखबार ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के एक रैली में उनके भाषण को छापा था। पीएम मोदी ने एक रैली में कहा था कि भारत का दुश्मन पाकिस्तान भी ये जानता है कि ये नया भारत है, ये आपके घर में आता है और आपको मारता है। इसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए अकरम ने कहा कि ये सुरक्षा का नहीं बल्कि असुरक्षा का प्रदाता है। ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। यूएन के अंदर बहुत ही स्ट्रेंज हुआ है, अजीब हुआ है, जो कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव यूएन के अंदर जो है मुनीर अकरम, उन्होंने कहा कि इंडिया बहुत ज़्यादा डेंजरस इंडिया हो गया, ये वो इंडिया नहीं रहा। साथ साथ उन्होंने कहा कि इंडिया ने हमारे कंट्री पाकिस्तान के अंदर स्टेट टेररिज्म किया है। 21 से 22 लोगों की टारगेट किलिंग हुई है। फिर उन्होंने इसका जो है मुद्दा कनाडा के साथ जोड़ा, कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ भी जोड़ा। और ये चीज़ जो है इंडिया को इस वक्त बहुत ज़्यादा बोदर कर रही है, क्योंकि इंडिया अपने इस वक्त बूम पीरियड पे है। दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इलेक्शन के बाद तीसरी का उन्होंने दावा कर रखा है। और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं यूएन के अंदर नॉन परमानेंट जो सीट है वो भी मिलने के चांसेस हैं कि मिल सकती है। अब जो टैक्टिक्स या जो बयानात इंडिया पाकिस्तान के लिए कहता था, आज पाकिस्तान इंडिया के लिए कह रहा है। लेकिन दुनिया जो है इंडिया की बात तो मानती है, लेकिन पाकिस्तान की बात में कितना दम है ये तो इस स्टेटमेंट के बाद ही पता चलेगा। और इंडिया इस स्टेटमेंट का जवाब पाकिस्तान को किस फॉर्म में देगा, इसका भी हमें इंतजार रहेगा। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय कि इंडिया डेंजरस किस फॉर्म में हुआ, ये पावर की फॉर्म में हुआ, डेमोक्रेसी की फॉर्म में हुआ, या फिर जैसे पाकिस्तान कह रहा है कि स्टेट टेररिज्म की। सो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। जहाँ तक बात है, इसमें 3-4 एस्पेक्ट्स मैं डिस्कस करना चाहूँगी। नंबर 1 कि जब हम बात करते हैं बीइंग डेंजरस, तो यस, इंडिया डेंजरस हो चुका है। वो डेंजरस इस तरह से हो चुका है कि उसने डिजिटली पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में ले लिया है, अपने वश में ले लिया है। राइट, पावर बहुत आ गई है। पावर जो है वो उसका डेंजरस होने का एक बड़ा एस्पेक्ट है। देखिए, एक कंट्री डेंजरस तब होती है जब उसकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो लीडिंग हो, उसकी जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो लीडिंग हो। देखिए, इंडिया अब एक ऐसी स्टेट बन चुका है जिसकी बात लोगों को यानी दूसरी कंट्रीज़ को माननी पड़ती है। और जब एक ऐसी कंट्री बन जाती है, जब कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट इस स्टेट में आ जाती है, इस पोजीशन में आ जाती है, तो डेफिनेटली वो डेंजरस हो जाती है। भाई, उसको किसी की कान, जिसको हम कहते हैं ना पंजाबी में, वो नहीं रहती। नंबर 2 मैं बात करूँगी जो सीरियल किलिंग वाला और जो टेररिज्म वाला एस्पेक्ट उन्होंने छेड़ा है, ये कुछ इस तरह की बातें कभी इंडिया की अक्रॉस द बॉर्डर हमारे लिए होती है, कभी हमारे तरफ से अक्रॉस द बॉर्डर उनके लिए होती हैं। वो क्यों होती हैं ये भी मैं आपको डिस्कस कर लेती हूँ। यस, ऐसा नहीं है कि लोग झूठ की बिना पर ये बातें कर देते हैं, नो।
कुछ ऐसी ब्लैक शीप्स होती हैं जो वहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं, जो हमारी कंट्रीज़ को एक साथ जुड़ने नहीं देती हैं, जो अभी भी उसी तरह का जो है मैं कहूँगी स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट के साथ वो लोग आगे बढ़े हैं और अभी तक जो है उनकी माइंड से वही चीज़ नहीं निकली कि भाई। उनके प्राइम मिनिस्टर भी तो कहते हैं ना घर में घुस के मारेंगे ना, जब जब यहाँ पे कोई मरता है जिसका ताल्लुक इंडिया की टेररिस्ट लिस्ट में होता है, वो कहते हैं देखा घर में घुस के मार दिया, तो वो कहीं ना कहीं अपनी विक्ट्री को भी इंजॉय करते हैं और साथ मानते भी नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, आपको मैं यहाँ पर ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि जब हम लोग इस तरह की चीज़ करते हैं ना, तो हम लोग भी उस चीज़ के अंदर एक प्राइड शो करते हैं। आप माने या ना माने, आप इस चीज़ को एग्री करें या ना करें, एक राइवलरी वाला जो फैक्टर है ना वो एग्जिस्ट करता है इन दोनों कंट्रीज़ के अंदर। हम हज़ार कहें कि हम में बहुत प्यार है, हमारे रहन सहन एक जैसा है, हमारी लड़ियाँ एक साथ मिलती हैं, हम 100 साल एक साथ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कहते हैं और हम लोगों ने बारहा लोगों तक ये बात पहुंचाई भी है। बट ये जो रिवेलरी वाला फैक्टर है, इवन दो इट इज़ क्रिकेट, इवन दो इट इज़ सोशल मीडिया पे आप कितनी फाइट्स देखती हैं, इवन दो इट्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इवन आप किसी भी फील्ड को उठा लें, आप देखें कोई भी अमेज़ॉन, अगर हम लोग एक फॉर एग्जांपल लेते हैं तो हम लोग कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ। अगर हम लोग पेट्रोल की प्राइस के कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ, डॉलर की प्राइस का एक कंपैरिजन क्यों है हमारे दरम्यान? क्योंकि हम उनको अपना राइवल समझते हैं। हमारा एक कॉम्पिटिशन जो है ये पिछले 76.5 ईयर से चलता आ रहा है और स्टिल हम उसको कंटिन्यू किए हुए हैं, ठीक है। और इसी चीज़ को हम लोग अपनी पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा कैश होता देखते हैं, ठीक है। हम लोग जब भी बात करते हैं इलेक्शंस में, हमारे पास एक एस्पेक्ट आता है कश्मीर का, ठीक है। वो कश्मीर का एस्पेक्ट हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं, उनकी तरफ से जो है मकबूजा कश्मीर की कामयाबियों को डिस्कस किया जाता है और आज़ाद कश्मीर के बारे में डिस्कस किया जाता है कि वहाँ पर क्या है क्या नहीं है। सेम इसी तरह से वो लोग भी कहते हैं कि भाई वहाँ पर जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये एक प्रोपेगेंडा जो है वो इंटरनेशनली वो लोग चलाते हैं डेफिनेटली। एक कंट्री जो है, एक लाइक पॉलिटिकल पार्टी जो है, उसके अगर नेशनल क्या कहेंगे फर्म्स हैं या नेशनल उनके इंटरेस्ट है, तो उनके पर्सनल इंटरेस्ट भी हैं, उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी हैं, जिसके थ्रू वो लोग जो है वो पावर में आते हैं। अब उनके पब्लिक को जो सेंटिमेंट्स टच करते हैं उन्होंने उसी को टारगेट करना है, ठीक है। अब दूसरी तरफ अगर हम लोग पाकिस्तान की तरफ आए, सेम हम लोग इसी चीज़ को रेप्लिकेट देखने में मिलता है। जब हम पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करते हैं, हमारे भी पॉलिटिक्स में यही चीज़ रेप्लिकेट होती हुई नजर आती है इंडिया, हाँ, कि वो लोग जो है इस चीज़ को कैच करते हैं। लेकिन आमना यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है कि एक तरफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, करंट गवर्नमेंट और यहाँ का जो बिजनेस बड़ा माफिया है वो कहता है कि बॉर्डर खोलो, हमें ट्रेड चाहिए इंडिया से। यूएन के अंदर हम खड़े हो जाते कि इंडिया तो हमारे मुल्क में स्टेट टेररिज्म करवा रहा है। फिर डॉक्टर एस जयशंकर की बात तो सही हो जाती है कि ट्रेड करने के लिए दिन में दोस्त बन जाते हैं, दहशतगर्दी करने के लिए ये रात में दहशतगर्द बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे ट्रस्ट इशू भी तो है ना हमारी। अगर हमने दोस्ती करनी है तो फिर हर फोरम पे दोस्ती का ही मैसेज आना चाहिए यूएन के। और अब इंडिया को भी ये चीज़ समझ आने लग गई है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो उनकी पॉपुलैरिटी है उसको दुनिया में ख़त्म करने वाला है या उसके ऊपर कोई ना कोई सवाल उठाने वाला है। क्योंकि खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान को हो सकता है इस दफ़ा यूएन के अंदर जो है नॉन परमानेंट सीट जो है मिल जाए। तो जब आप खड़े होते हो, स्पीच करते हो, दुनिया के मीडियाज़ आपको रिकॉर्ड करते हैं, तो इंडिया को बार बार कभी कश्मीर के नाम पर वहाँ पर नॉमिनेट करना, कभी इंडिया बहुत डेंजरस है। आपने जैसे कहा पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डेंजरस है। इंडिया की इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान में रहती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान की भी रहती होगी। ठीक है, तो ये हल क्या है? ये बस नफरतें और बढ़ रही हैं, इसमें सुधार तो कोई नहीं है। सबसे पहले तो ये माइंडसेट के इंडिया हमारा कंपटीशन है, इस माइंडसेट से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। इस माइंडसेट से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। वो इस वजह से ज़रूरी है दैट इंडिया इज़ नॉट आवर कंपटीशन एनी मोर। इंडिया इज़ वे फॉर फ्रॉम अस। मतलब हमारे हाथ भी नहीं पड़ते अब इंडिया पे। इतना आप देखिए 5th लार्जेस्ट इकॉनमी होना ये कोई मैं कहूँगी कि आसान बात नहीं है। उन्होंने इस चीज़ को अचीव किया है, दैट इज़ अ माइलस्टोन जो उन्होंने अपने नाम कर लिया हुआ है ऑलरेडी। फिर उसके बाद ये भी कहा जा रहा है जी वो अनकरीब 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनने वाले हैं। तो मैं इस चीज़ को भी मतलब एक सरप्राइज़ लेती हूँ कि ऐसी कंट्री जो कि हमारे साथ एक कंपटीशन में रहा करती थी, अब वो हमसे इतना आगे निकल गई कि हम यूके की जगह पे उसको देख रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ तो हम लोग एक साइड पे कर देते हैं ना, कंपटीशन हमारा नहीं बनता।
पहली बात। अब जब हमारा कंपटीशन नहीं बनता तो डेफिनेटली अगर वो हमसे आगे जा रहे हैं तो उनके साथ दोस्ती करने में हमारा ही फ़ायदा है, राइट। अगर हमारी ट्रेड्स खुलेंगी, हम लोगों को जो है वो ट्रैवल एक्सपेंस, हमारा फ्यूल एक्सपेंस, हमारा जो है वो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस सबसे कम होगा, हमारी ट्रेड सबसे एग्जाम्पलरी होगी, हमारी पोर्ट्स का जो खर्चा है वो हम लोगों को कितना बचेगा। कितनी सारे फ़ायदे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया के बॉर्डर खुलने से पाकिस्तान को होंगे। और इंडिया भी पागल थोड़ी है, अगर वो 5वीं बड़ी इकॉनमी है, उसकी सबसे बड़ी जो है वो फॉरेन पॉलिसी समझी जाती है, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी समझी जाती है। वो पागल नहीं, उनको ये सारी चीज़ों का पता है। लेकिन यहाँ पे एक एडवांटेज इंडिया को ये भी है ना, अगर इंडिया दुनिया को कहता है कि पाकिस्तान इंडिया के अंदर स्टेट टेररिज्म करवा रहा है, दुनिया इस बात को समझती है, मानती है। अगर पाकिस्तान कहता है तो वो वर्थ नहीं बन रही ना। देखिए, वर्थ आपकी तब बनती है जब आपके पीछे आपको सपोर्ट करने के लिए आपकी इकॉनमी हो, आपकी ग्रोइंग बूमिंग आपकी इंडस्ट्रीज़ हो, आपकी जो है फॉरेन पॉलिसी इस तरह की हो कि आपको दिन है तो लोग कहें दिन है, कंट्रीज कहें दिन है, आपकी फॉरेन पॉलिसी कहें रात है तो आपकी लोग इस चीज़ को माने के रात है। और इंडिया कर रहा है, शंकर ने ऐसा ही किया है। मैं लाइक ठीक है वो हमारे राइवल्स हैं, मैंने आपको पहले कहा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें इंडिया ने हैरान किया है, ना सिर्फ पाकिस्तान को, ना सिर्फ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, बल्कि पूरी दुनिया को। और उसमें एक बड़ा नाम एस जयशंकर का आता है, उसकी इतनी बोल्ड स्टेटमेंट्स, बड़े डेवलपमेंट, बोल्ड स्टेप्स। अभी पिछली, मैं ज़्यादा दूर बात नहीं करूँगी, रिसेंट सिनेरियो बताती हूँ। एस जयशंकर ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी को इन्वाइट किया कि आप हमारे पास आएँ, ठीक है, और आप हम लोग ना कुछ इंटरनेशनल फोरम्स पर बात करते हैं, और उनके कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स थे जिन पर उन्होंने उनको इनवाइट किया था। उन्होंने मना कर दिया, लेकिन उससे हुआ ये, जब उन्होंने मना किया तो क्या हुआ कि फॉरेन पॉलिसी उनकी देखे कितनी इंडिपेंडेंट है कि एस जयशंकर खुद वहाँ चले गए। ना सिर्फ वहाँ गए, उन्होंने वहाँ पर मिलियंस ऑफ डॉलर की डील की, ठीक है। वहाँ पर जाकर वो लोग अपनी ट्विटर अकाउंट पे, सोशल मीडिया अकाउंट पे एक्टिव रहे, और उन्होंने वहाँ की मैनेजमेंट को कम्प्लीटली अपने फेवर में लिया। इवन दो द प्राइम मिनिस्टर डिडंट गो, इट डिडंट इवन बॉदर देम, राइट। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, हाउ इज़ इट पॉसिबल। इंडिया है, कुछ भी पॉसिबल है। चलो आखिरी सवाल, आमना आदिल आपको पता है पॉलिटिक्स में बड़ा इंटरेस्ट रखती हैं और बड़ी गहरी बातें करती हैं छोटी सी उम्र में। अच्छा आमना, ये बताओ कि जो दुनिया के अंदर एक नारा है, ये जो पाकिस्तान को ख़तरा है कि मोदी बहुत पावरफुल है और बड़ा पावरफुल लीडर है, और हमारे तो अक्सर शो में हम सुनते हैं कि उन जैसा पॉलिटिशियन पूरे पाकिस्तान में एक भी नहीं है। तो उनकी पावर को कितना आप मानती हैं कि वाकई स्ट्रॉन्गर, कहीं ना कहीं हमारे सियासतदान भी नरेंद्र मोदी से जो है कहीं ना कहीं एफर्ड है? देखें, ये चीज़ आपकी मैं एग्री करूँगी, 100% एग्री करूँगी। डेफिनेटली आप भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ के साथ इंटरेस्ट रहती हैं। मैं नहीं कहती, ये आप नहीं कहती, ये हम यूट्यूबर्स नहीं कहते, बल्कि ये गूगल कहता है। आप गूगल पे सर्च करें मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर, तो आपको नरेंद्र मोदी मिलेगा। Really? यस, ठीक है, आपको वो मिलेगा। एक ऐसा पॉलिटिशियन है नरेंद्र मोदी जिनके यूट्यूब पे भी आप फॉलोअर्स देख ले तो आप हैरान हो जाए। नंबर 1 फॉलोअर्स जो हैं नरेंद्र मोदी के, अगर पॉलिटिशियन के यूट्यूब की बात करें। मैं मतलब ये भी देख रही थी कि व्हाट्सएप पे चैनल उन्होंने बनाया, ओवरनाइट उनके जो है वो 10 मिलियन फॉलोअर्स हुए। मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, बड़ी फ़ैन फॉलोइंग उस बंदे ने एग्जैक्टली उस बंदे ने इंस्पायर किया है। और इंस्पायर क्यों ना हो लोग उनसे, इर्रिस्पेक्टिव कि हम पाकिस्तान से हैं या फिर वो लोग इंडिया वाले हैं। मैं यहाँ पाकिस्तान में खड़ी हूँ, हम लोग पाकिस्तान में बात कर रहे हैं। मैं खुद इंस्पायर्ड हूँ कि यार 10 साल के टेन्योर के अंदर उस बंदे ने ज़मीन को आसमान बनाया है, आसमान करके दिखाया है कि भाई मतलब एक चीज़ को उठा के ना उसने उसका लेवल ही चेंज कर दिया है। सो दिस इज़ समथिंग जो आपको जिससे आप इंस्पायर हुए बगैर रह नहीं सकते। ये बताए कि वाकई डेंजरस है जो पाकिस्तान ने कहा। देखिए, कुछ ब्लैक शीप्स हैं, मैंने आपको पहले भी कहा, वो यहाँ पे भी हैं, वो वहाँ पे भी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। कुछ ऐसे कहते हैं ना आपके, हम कह लेंगे जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स होते हैं, वो वहाँ पे भी हैं, वो यहाँ पे भी है, नो डाउट वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। उनका जो है ना वापस ट्रैक पर आना और उनकी पाकिस्तान का डर भी फिर जायज़ है। एग्जैक्टली। एंटरटेनमेंट टीवी आज 1-2 नहीं बल्कि 3-4 न्यूज के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक से ओपिनियन लेंगे। एक खबर ये है कि गल्फ कंट्री खासतौर पे यूएई की अगर बात करें तो पाकिस्तानियों के लिए वीजे के ऊपर रोक लगाते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ एक साइड पे खबर ये है कि इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट 5 ट्रिलियन को क्रॉस कर गई है। और फिर पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं यूएनओ में, उधर उन्होंने ये अपना स्टेटमेंट दी है कि न्यू इंडिया बहुत ही डेंजरस है। बिजनेस हो गया, जॉब हो गई, जो भी इस टाइम पाकिस्तान के हालात हैं, इन हालात में
सैलरी से गुजारा हो जाता है? सैलरी से गुजारा तो बहुत मुश्किल है, हालात बहुत आगे से डिफिकल्ट हो चुके हैं। ठीक है। दर हकीकत हमारे मुल्क की जो सिचुएशन है वो एक तो आज से 4 साल पहले कोरोना जब आया है, एक तो कोरोना हमारे लिए वबाले जान बन गया, दूसरा महंगाई हमारे लिए वबाले जान। लेकिन कोरोना तो पूरी दुनिया में आया, बाकी लोगों ने तो मतलब बाकी दुनिया के लोग तो ये नहीं रीजन बता रहे कि जी अगर हमारी मईशत हमारी इकॉनमी डाउन जा रही है तो वो कोरोना की वजह से जा रही है। हाँ, लेकिन उन्हें साथ बेनिफिट्स दिए गए ना कोरोना की वजह से। अगर कोई लोग जॉबलेस हुए अव्वल तो वो जॉबलेस हुए ही नहीं, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत साथ दिया वहाँ। अगर हम नेबर कंट्री की बात करें, क्योंकि अक्सर हम इंडिया के हवाले से डिस्कशन करते हैं, तो कोरोना वहाँ पे शायद पाकिस्तान से ज्यादा केसेस सामने आए थे और ज्यादा थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन थी, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से दोबारा कम बैक किया, स्टैंड किया, उनकी इकॉनमी में दुनिया में 5वें नंबर पे आ गए। इसके अलावा अभी उनकी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है $5 ट्रिलियन वो क्रॉस कर गई है। क्या वजह उसकी? उसकी वजह यही है कि पूरी दुनिया में इंडिया का नाम चलता है, जाहिर है उनके पास वो सरवाइव करते हैं हर चीज़ को, लेकिन हमारे पास ऐसे जराए नहीं है। लेकिन यहाँ पे जितनी भी हुकूमतें आ रही हैं वो महंगाई की जान नहीं छोड़ रही हैं। आप घरों के बिल देख लें, घरों के अखराजात देख लें, पिछले 4-5 साल से कोई चीज़ अपनी जगह पर स्टेबल नहीं है, वो अपनी प्राइस में खड़ी नहीं हुई। अब आप जब तक किसी चीज़ की कीमत उसको वहाँ पे रखा नहीं जाएगा तो आप मुझे ये बताएं कि घर का बजट कैसे बनेगा। ऐसा ही है। आज कीमत हो रहा है, कल हो रहा है, परसों हो रहा है, चौथ हो रहा है, मुझे बताया मैं अपने घर का बजट कैसे बनाऊंगा। एक तो ये बढ़ती नजर आ रही है। हाँ, एक तो ये वजह हो गई, खाने पीने की अशिया हो गई, और दूसरी जो हुकूमत ने काम पकड़ा हुआ है बिलों के मुतालिक। अब आप देख लें, सुई गैस के बिल देख लें, बिजली के बिल देख लें, मतलब है कि इंतहा हो गई है कि आप यकीन करें कि लोग, मैं वो वर्ड नहीं कहना चाहता कि लोग खुदकुशी करने के लिए तैयार हो रहे हैं कि हम परेशान है लोग, खुदकुशी कर लें। ये हालात हमारे मुल्क के हो गए हैं। तो खुदारा आपसे दरख्वास्त है कि महंगाई को कहीं पर भी एक जगह पर उसको रोक दें। अच्छा, एक चीज ये है, दूसरा ये है कि ऐसी कंडीशन में जो नौजवान तबका है वो ये सोच रख रहा है कि यार किसी तरीके पाकिस्तान से बाहर जाएं, ज्यादातर ये सोच है या नहीं है। लेकिन अब यूएई से या कोई कंट्री से खबर ये आती है कि भाई हम पाकिस्तानियों को वीजा नहीं देंगे। क्या वजह? वो लोग हमें बुलाना नहीं चाह रहे, वो लोग हमें प्रेफर नहीं कर रहे, दुनिया के दूसरे कंट्रीज को प्रेफर कर रहे हैं, और हम लोग भाग के बाहर जाना चाह रहे हैं। खास तौर पे चाहे अगर हम गल्फ कंट्री की बात कर लें, वो उसकी वजह ये है कि मिडिल ईस्ट में जो दरमियाना तबके के लोग हैं पाकिस्तान में, वो सिवाय मिडिल ईस्ट के आगे कहीं भी नहीं जा सकते। इंग्लैंड वगैरह, यूरोप या किसी और कंट्री में जाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन ये है कि क्योंकि मिडिल ईस्ट दुबई हो गया, सऊदी अरब हो गया, ये हमारे करीब है, टिकट ली, वीजा लिया, चले गए वहाँ पे जाके, कोई ड्राइविंग की या कोई लेबर का काम किया तो अपना गुजर बसर कर लिया। अब वहाँ पर भी पब्लिक बहुत ज्यादा हो चुकी है, उनके पास भी वैकेंसियां हैं या नहीं है। लेकिन पिछले आप देखें तो तकरीबन 10 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान को छोड़ के जा चुका है एक साल में। और अब मैं तकरीबन इसी चीज से थोड़ा सा रिलेटेड भी हूँ कि इतनी दुनिया, ये मेडिकल सेंटर पाकिस्तान में, लाहौर में तकरीबन 12 के करीब मेडिकल सेंटर हैं, ठीक है, एतमाद सेंटर है, फिर उसके अलावा 12 के करीब ये मुख्तलिफ चीजें जो यहाँ पे इतना रश लगा हुआ है, लोग धड़ाधड़ वीजे लगवा रहे हैं और अपने मुल्क से बाहर जा रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, कोई कतर जा रहा है, कोई मिस्र जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। उसकी वजह मेन यही है कि यहाँ पर वो गुजारा नहीं कर सकते। ठीक हो गया। और वहाँ पे हमारी जो इमेज है, रेपुटेशन है दूसरे कंट्रीज में, वो क्या इमेज है इस टाइम पे? मतलब ये है कि अगर वो वीजा नहीं दे रहे आसानी से, गल्फ कंट्री भी अब आसानी से वीजा नहीं दे रही, तो उसकी क्या रीजन है? हम वहाँ पे जाके जॉब करते हैं, ये जॉब दिल से नहीं करते? नहीं, रीजन तो कुछ खास नहीं है ना ही। मैं भी दुबई 2-3 बार गया हुआ हूँ। मैं अपनी जवानी में 2-3 बार दुबई गया हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं वो तब बात नहीं होगी आपकी जवानी में, लेकिन अब में और तब में फिर टाइम भी तो मैंने आपसे अर्ज किया कि उसकी वजह यही हो सकती है कि वहाँ पे वैकेंसी ना हो, या बहुत दुनिया जो सी है ज्यादा आगे से रुझान बाहर की तरफ कर लिया, क्योंकि महंगाई की वजह से लोग जो नहीं भी जाना चाहते वो भी जाने के लिए तैयार है। अब घर का एक अकेला फर्द है, उसके 8 मेंबर हैं, मुझे आप बताएं वो 25-30 हजार रुपए की सैलरी उसे जॉब नहीं मिल रही। अगर वो बड़ी छलांग मारता है, बड़ी कोशिश करता है, 25-30-35 हजार की नौकरी ढूंढ लेता है। आप मुझे बताएं 15-20 हजार रुपया उसका घर का किराया है, इतने बिल हैं उसके, राशन है, बीमारी है, डेली वेजेस में खर्चा घर का, वो कैसे करेगा? आप मुझे बताएं वो कैसे मैनेज करेगा? ठीक हो गया। मैं मजीद आपसे बात करूंगा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? ये सर ने तो लॉजिक ये बताया कि भाई जब से कोरोना आया ना, उसके बाद हम अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सके, लेकिन दूसरे कंट्रीज में, दुनिया के हर कंट्री में ऑलमोस्ट कोरोना आया। नेबर्स में भी अगर इंडिया की बात करें, वहाँ पे बड़ा ये सिचुएशन रही है। बट अब वो नया जो इंडिया, न्यू इंडिया, ये तो हमारे पाकिस्तान के जो नुमाइंदे हैं यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने ये कह दिया कि भाई न्यू इंडिया इज डेंजरस। मतलब कि जैसे
किस वजह से कहा होगा आपके ख्याल से? उनकी डेवलपमेंट को देख के या उनकी डेवलपमेंट को देख के कहा होगा? डेंजरस इस सेंस में कि उनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है जी। और दुनिया के सबसे बड़ी जो मार्केट है ना वो इंडिया में है। ठीक है। 1 अरब 25 करोड़ की आबादी है उनकी। इससे भी ज्यादा ऑलमोस्ट। इससे भी ज्यादा तकरीबन है। इतनी बड़ी मार्केट उनको मिली, वो कभी भी इंडिया के खिलाफ नहीं जा सकते, हमेशा उनकी तारीफ ही करेंगे। ठीक हो गया। बात है, उनको अपना मुफाद, अपने मुफाद की खातिर तो वो अब एक जगह पाकिस्तान और एक जगह इंडिया हो। ठीक है। अगर पाकिस्तान अपनी राइट पे होगा, लेकिन फिर भी वो इंडिया को फेवर देंगे। नहीं, उसमें एक चीज ये भी है ना, अगर आपने बोला दुनिया की पहले नंबर पे वो आबादी है या मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है, लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान भी 6ठे नंबर पे है आबादी के लिहाज से। तो 6ठे नंबर पे आबादी तो हुई, मार्केट तो हुई, तो फिर हमें क्या 6ठे नंबर पे प्रेफर किया जाता है क्या? अगर ये सिर्फ आबादी से किया जाता है, ये बात नहीं, उनकी इकोनॉमी देखी जाती है, इकोनॉमी कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनकी इन्वेस्टमेंट महफूज रहती है। जी, महफूज रहती, डूबने का खतरा नहीं होता, ना किसी किस्म का होता है। इस वजह से वो ज्यादा इंडिया को प्रेफर करते हैं कि यार ठीक है, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर 100 लगाया तो तकरीबन 500 गुना आ जाएगा। ठीक हो गया। पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं मुनीर अकरम, उन्होंने यूएन में एक बहुत बड़ा बयान दिया है इंडिया को लेकर। उन्होंने कहा है जो नया इंडिया उभर रहा है वो बड़ा ख़तरनाक है। इंडिया पाकिस्तान समेत कई ममालिक में टारगेट किलिंग करवा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप उनके इस बयान पर? हम इंडिया पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में टारगेट किलिंग करवा रहा है, इंडिया कहता है कि पाकिस्तान इंडिया में दहशतगर्दी करवा रहा है। ये क्या माजर, कब तक हम ये ब्लेम गेम खेलते रहेंगे? बस ये तो मैं ना मानूं वाली बात है। मैं ना मानूं तो अब सबसे पहले तो इंसान को अपने हालात देखने चाहिए, अपने मुल्क के देखने चाहिए, अपने अदारों को देखना चाहिए था। ये इल्ज़ामात तो तब इंसान लगाता है कि जब खुद मजबूत हो और आपकी कोई सुनी जाए। क्या हमारी सुनी जाएगी? कोई सुनी जाए तो फिर मैं भी कहता हूँ हाँ जी बहुत अच्छा किया है। सुनी जानी नहीं है भाई, सुनी उसकी जाती है कि जिसकी कोई पावर होती है, जिसकी कौम एक होती है, जिसकी कोई सोच एक होती है। हमारी अगर वो सुन भी लेंगे, कहेंगे तुम्हारा तो फलाना लीडर इसको नहीं मानता, स्टेटमेंट को फलानी पार्टी नहीं मानती, आपके 10% लोग मानते हैं। हमारी किसने सुनी जानी है भाई? हमारे अदारे तो इतने अब कमज़ोर हो गए हैं कि हम 70-75 सालों में कच्चे को नहीं संभाल सके। तो हम अब अगर इंडिया अगर हमारे पे कोई अटैक कर भी रहा है तो भाई वो ताकतवर है, ताकतवर का तो फिर हाथ नहीं रोका जा सकता ना। ठीक है, अगर वो कर भी रहा है तो हम क्या कर सकते? फिर हमारे इदारे सोए हुए हैं, किस की तनख्वाहें खा रहे हैं? 75 सालों से 80% बजट हमारा जो उड़ा रहे हैं, तो ये बातें करने के लिए उड़ा रहे हैं कि जी हम वहाँ पे जाके करारदादें पेश कर रहे हैं कि जी इंडिया अटैक कर रहा है, इंडिया फलान कर रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं, पूरी दुनिया ये कह रही है कि हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो बड़ी तरक्की कर रहा है, चांद पर जा रहा है, और हम ये कह रहे हैं कि नया इंडिया जो उभर कर सामने आ रहा है वो बड़ा डेंजरस है। मतलब एक तरफ हमारे सियासतदान, हमारे जो लीडर्स हैं वो पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में खड़े होकर इंडिया की तारीफ़ें करते हैं, इंडिया की जो तरक्की है उसकी बड़ाई बयान करते हैं, और एक तरफ यूएन के अंदर ही पाकिस्तान के एम्बेसडर ये कहते हैं कि नया उभर के आने वाला इंडिया बड़ा ख़तरनाक है। देखिए, हमारा ये पूरी कौम का मसला है, पाकिस्तानी पूरी नेशन का मसला है कि हम दोगलेपन हैं। मुंह पे कुछ होते हैं, आपके मुंह पे अभी मैं और बातें कर रहा हूँ, आपके पीछे मैं और बातें करता हूँ। ठीक है, जब तक हम ये चीज़ें नहीं छोड़ेंगे हम तरक्की नहीं करेंगे भाई। जड़ाई बीमारी को जड़ से नहीं पकड़ते और कहते हैं जी ये हो गया वो हो गया। इंडिया को क्या पड़ी कि वो किसी के मुल्कों में जाके अटैक करेगा? ठीक है, अगर वो इंडिया इन चीज़ों में पड़ेगा तो वो तरक्की नहीं कर सकता। देखिए, रशिया ने पंगा लिया, वो तबाह हुआ। अमेरिका ने लिया, अमेरिका भी मकरूज है। ठीक है, मतलब जो भी किसी कंट्री में करता भी है तो वो खुद सुकून से नहीं रहता, वो खुद तबाह। कहते हैं ना, जिसके लिए गड़ा खोदे तो इंसान खुद ही गिरता है। मेरा नहीं ख्याल कि हिंदुस्तान वाले कोई ऐसा भी काम कर रहे हैं कि जिससे कि हम तो खुद अपने चीज़ें गिरा रहे हैं, हम तो अपनी खुद मैशियत गिरा रहे हैं, हम तो अपने किसान को गिरा दिया हमने। हम सोए हुए थे, हमने इतनी गंदम खरीद ली है। हमने तो देखे इंडिया हमें कब मारेगा आगे, हम तो हमारी हुकूमत तो हमें खुद मार रही है। इंडिया पे तो वो आगे मार दे उसका तो अफसोस नहीं है कि चलो जी वो तो दुश्मन है, वो ठीक है जी, दुश्मन ने एक दिन मारना है। ठीक है, हमें तो अपने हुक्मरान मार रहे हैं, अपने सियासतदान मार रहे हैं। सन 2014 के बाद तो इनकी कोई आपस में। नमस्कार दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने फिर भारत के खिलाफ जहर उगल दिया। यूएन में पाकिस्तान के अस्थायी सदस्य
मुनीर अकरम ने पीएम नरेंद्र मोदी के एक भाषण का उल्लेख किया। मुनीर अकरम ने कहा कि नया भारत आपके घर में आता है और आपको मार डालता है। अकरम ने पिछले दिनों अमेरिकी अखबार में छपी एक रिपोर्ट का भी हवाला दिया। पाकिस्तान ने टारगेट किलिंग को लेकर भारत पर निशाना साधते हुए खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का भी उल्लेख किया। पाकिस्तान ने कहा कि भारत सरकार विदेशी धरती पर रहने वाले राजनीतिक विरोधियों का खात्मा करने के लिए पाकिस्तान के अंदर भी इसी तरह का टारगेट किलिंग कर रही है। दरअसल एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि आज भारत डोजियर नहीं भेजता, आज भारत आतंकियों को घर में घुसकर मारता है। पाकिस्तान ने टारगेट किलिंग का मुद्दा उठाते हुए खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का भी जिक्र किया। मुनीर अकरम ने 2 मई को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था और कहा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने सुरक्षा परिषद महासचिव और संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष को भी पाक में टारगेट किलिंग के लिए भारत के अभियान के बारे में जानकारी दी। मुनीर ने कहा कि यह आतंकवाद सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, बल्कि कनाडा और अमेरिका जैसे अन्य देशों में भी ऐसे प्रयास जारी है।